वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर। तो क्या करेंगे? पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो उत्तर, समय परिवर्तनशील है, यानी कि बदलता रहता है। वह सदा एक सा नहीं रहता। समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में आदि में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए समय के बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, ना कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। प्रश्न नंबर 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? उत्तर, राम स्वरूप एक आजाद पसंद व्यक्ति थे, यानी कि आजाद विचारों के थे। उन्हें स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं लगती। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाया। इसके अतिरिक्त वह संगीत में, सिलाई कढ़ाई में भी निपुण थी, परंतु समाज की पुरानी सोच के कारण अपनी पुत्री की शिक्षा को वह छुपाना चाहते हैं। यह एक मजबूर पिता की और इशारा है जो समाज की दकियानुसी सोच के आगे विवश है। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? उत्तर, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं है। वह कठपुतली भी नहीं है जिसे हम अपने इशारों पर चलाएं। उनका भी दिल है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि उन्हें और वीडियो भी मिलती रहे। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो उत्तर आप अपने आप भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो देखिए उत्तर, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद के लिए विवाह बिजनेस की तरह है। वह अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जो उनके इशारों पर चले। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करके तसल्ली कर लेना चाहते हैं। ये तो था गोपाल जी के लिए। आप है राम स्वरूप जी। राम स्वरूप जी अपनी पुत्री को पढ़ाते हैं, परंतु विवाह के लिए शिक्षा को छुपाना चाहते हैं। माना उनकी मजबूरी है, परंतु यह गलत है, क्योंकि एक तरफ तो वह अपनी पुत्री को पढ़ाकर आजाद विचारों के होकर समाज को बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ देखो तो अपने स्वार्थ हित या मजबूरी से उसी समाज की तरफ शामिल हो रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है और ऊपर से झूठ बोलना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, गोपाल प्रसाद जी के सवालों ने उमा को उनके पुत्र के विषय में
उन्हें बताना पड़ा। नंबर 1, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो लड़कियों के हॉस्टल तक पहुंच जाता था। दूसरा, वह बीमार रहता था और सीधी तरह बैठ भी नहीं सकता था। तीसरा, वह अपने पिता पर ही आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, उमा निडर और साहसी है। माता पिता के कहने पर गोपाल प्रसाद वह उनके लड़के के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उनके अधिक सवालों से तंग आकर निर्भयता से गोपाल प्रसाद जी को उनकी कमियों का एहसास करवाती है। उसमें आत्मसम्मान की भावना है। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है। रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, जिसके कारण शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। यानी कि रीढ़ की हड्डी एक ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से व्यक्ति का शरीर खड़ा है और हर तरह का काम कर सकता है। व्यायाम के माध्यम से इसके लचीलेपन को बनाए रखता है। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी परंपराओं का बदलना भी समय की मांग है। हमारा समाज इन पुरानी परंपराओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। शंकर जैसे लोग सिवाय बोझ के समाज के लिए और कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने शंकर को बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, कथा वस्तु के आधार पर तो हमें उमा ही इस एकांकी की मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। उमा का व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस स्वाभिमान से वह अपना पक्ष शंकर, गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप के सामने रखती है, सबके होंठ सिल जाते हैं। और कथा का प्रयोजन समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक करना सिद्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, सबसे पहले राम स्वरूप। राम स्वरूप आजाद विचारों के व्यक्ति हैं और वह अपनी बेटी को भी पुत्र के समान मानते हैं, इसलिए बेटी को भी शिक्षित करते हैं, लेकिन समाज को बदल नहीं पा रहे और इसलिए अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और इसलिए वह लड़के वालों से अपनी पुत्री की शिक्षा को छिपाते हैं। लेकिन वह समझदार हैं, वे कई जगह गोपाल प्रसाद के गलत बातों का जवाब भी समझदारी से देते हैं। गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद एक चतुर व्यक्ति है। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। पुराने विचारों के हैं, इसलिए अपने बीमार लड़के के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं ताकि वह कभी भी उसके सामने बोल ना सके। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर, इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ अंगुली उठाती है जो स्त्रियों को जानवर या घर में सजाने से ज्यादा कुछ नहीं समझते। यह एकांकी स्त्री को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है। प्रश्न नंबर 11,
समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर। विचार आपके अपने हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो हम ये लिख रहे हैं उत्तर। हम उनको गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा सकते हैं। दूसरा, उनको समाज में समान भागीदारी दिलाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। चौथा, उनकी शिक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।